वेलकम टू एग्जाम स्कोर्स। आज के पार्ट थर्ड में हम विलियम वर्ड्सवर्थ के डेथ, ऑनर एंड रिवॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने उनके पर्सनल रिलेशनशिप और उनकी मैरिज के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब वो फ्रांस टूर पे गए थे तो उनका एक फ्रेंच लेडी एनेट फिलॉन के साथ रिलेशनशिप होता है। उससे उनकी एक बच्ची भी उत्पन्न होती है, कैरोलिन नाम की। और फिर उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन के टेंस रिलेशनशिप के कारण काफी लंबे समय तक उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाता अपनी प्रेमिका और बच्ची से, क्योंकि उन्हें फ्रांस छोड़कर आना पड़ता है। और उसके बाद उनका मन उचट जाता है उस रिलेशनशिप से, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो मैरी हचिंसन से 1802 में मैरिज करेंगे। और उससे पहले वो अपनी बहन डोरोथी के साथ जाकर के एक सेटलमेंट करके आते हैं, जिसमें वो अपनी बच्ची के लिए पर ईयर एक अमाउंट सेटलमेंट करके आते हैं उसको देने के लिए, उसके भविष्य के लिए। और साथ ही मैरी पे जो मैरिज करने वाले हैं वो उसके बारे में अवेयर करा करके आते हैं एनेट विलॉन को, कि वो आगे मूव ऑन करने वाले हैं अपनी लाइफ में। सो आज के वीडियो में हम उनकी डेथ कैसे हुई, उन्हें जो ऑनर मिले, जैसे कि उन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उन्हें जो रिवॉर्ड मिले उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। He passed away in 1850 after living a long life of 80 years. तो 80 साल का लंबा जीवन जीने के बाद उनकी मृत्यु 1850 में हुई। ये उनका डेथ ईयर है 1850। He was buried in Poets Corner. उनको बरिड किया जाता है, दफनाया जाता है पोएट्स कॉर्नर, जहां पर कवियों को दफनाया जाता था, सेंट ओसवर्ल्ड चर्च, ग्रासमेयर में। He died from an aggravated case of pleurisy. उनकी जो मृत्यु होती है वो प्लूरेसी रोग के कारण होती है, और वो प्लूरेसी रोग बहुत ज्यादा एग्रेवेटेड मीन्स बिगड़ जाता है। प्लूरेसी रोग में क्या होता है कि जो लंग्स हैं उसके आसपास की जो परत है वो इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है उस पे, और जो छाती की अंदरूनी परत है वो भी स्वेल्ड हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया था रोग, जिसके कारण 23 अप्रैल 1850 में उनकी मृत्यु हो गई थी। His widow Mary published his lengthy autobiographical poem To Coleridge as the prelude, The Growth of Poet's Mind. उनकी विडो मैरी ने पब्लिश कराया था उनका एक लेंदी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब ये जीवित थे तो उन्होंने अपना एक बहुत ही लेंदी पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था टू कॉलरिज नाम से, लेकिन वो उसे पब्लिश नहीं करा पाए थे। जीते जी ये जो वर्क था उनका वो पब्लिश नहीं हो पाया था, तो उनकी मृत्यु के बाद मैरी से पब्लिश कराती है, लेकिन प्रिल्यूड टाइटल से। ये चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जब ये पोएम पर वर्क शुरू किया था वर्ड्सवर्थ ने, तो इसका नाम टू कॉलरिज था, लेकिन इसे जब प्रकाशित किया गया तो प्रिल्यूड नाम से किया गया। इसमें कई सारी बुक्स भी थी, इसके बारे में आगे हम जब बात करेंगे डिटेल में तब आपको बताया जाएगा कि प्रिल्यूड में काफी सारी बुक्स भी थी, और इसका एक टाइटल द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी है। लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई थी, जब इस वर्क को लिखा गया था, जब वर्ड्सवर्थ इस पर काम कर रहे थे, तो टू कॉलरिज टाइटल से उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन जब इसको पब्लिश कराया गया तो इसका नेम जो था वो प्रिल्यूड था। In 1837, the Scottish poet and playwright John Bellay reflected on her long acquaintance with Wordsworth. तो 1837 में एक स्कॉटिश पोएट थे जिनका नाम था जॉन बेली, और वो प्ले राइट भी थे यानी कि नाटककार भी थे, और वर्ड्सवर्थ के साथ वो लंबे परिचित थे, यानी कि काफी लंबे समय से उन्हें जानते थे। तो उन्होंने अपने इस एक्विंटेंस पे काफी लंबे समय विचार किया और उनके बारे में एक बात कही, ही लुक like a man that one must not speak to unless one has some sensible thing. तो उन्होंने इनके बारे में ये बात कही थी कि जो वर्ड्सवर्थ है वो एक ऐसे आदमी की तरह दिखते हैं जिनसे तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि आपके पास कोई सेंसिबल बात ना हो, यानी कि कोई समझदारी वाली बात ना हो। ये उन्होंने उनके बारे में बात की थी। साथ ही एक और बात ऐड की थी, हाउ एवर ही डज ओकेजनली कन्वर्स चेयरफुली एंड वेल, कि हालांकि जो वर्ड्सवर्थ है वो कभी कभी चेयरफुली, प्रसन्नता पूर्वक और वेल, बहुत अच्छे से बातचीत भी करते हैं। तो ये बात उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में कही थी जॉन बेले ने, जो कि पहले से ही उन्हें जानते थे, काफी लंबे परिचित थे। He received an honorary doctorate in civil law from the Durham University in 1838. तो उन्होंने सिविल लॉ में डॉक्टरेट रिसीव किया था, प्राप्त किया था डरहम यूनिवर्सिटी से 1838 में। 1838 में डरहम यूनिवर्सिटी से, तो जो सिविल लॉ था उसमें उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और यही सेम डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें अगले साल ही मिलती है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो दो यूनिवर्सिटी से उन्हें सिविल लॉ की डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है।
He received the same honorary degree from University of Oxford in 1839. तो 1839 में सेम सिविल लॉ की जो डॉक्टरेट है वो रिसीव करते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से. The government awarded him a civil list pension of £300 a year in 1842. तो जो सरकार थी उन्होंने वर्ड्सवर्थ को 1842 में 1842 में 300 पाउंड प्रति वर्ष की सिविल सूची जो है पेंशन प्रदान की, यानी कि जो सिविल लिस्ट पेंशन थी 300 पाउंड्स की वो पर ईयर 1842 में गवर्नमेंट ने उनको देनी शुरू की. आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट सदे इन 1842 43 ही बिकेम पोएट लॉरिएट. ये सन भी याद रखने वाला है क्योंकि 1843 में पोएट लॉरिएट बनाया गया था वर्ड्सवर्थ को. उस टाइम पर एक चलन था कि जो राष्ट्रीय कवि बनाया जाता था तो जब उसको वो उपाधि मिल जाती थी तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती थी तो वो पोएट लॉरिएट रहता था, पोएट लॉरिएट के पद पर रहता था. तो वर्ड्सवर्थ से पहले रॉबर्ट सदे थे पोएट लॉरिएट. जैसे ही उनकी डेथ हो जाती है 1843 में तो उनको पोएट लॉरिएट बनाया जाता है. शुरू में वर्ड्सवर्थ मना भी करते हैं इस उपाधि के लिए. He refused the reward by saying that he was too old. तो पहले उस सम्मान को वो बिल्कुल रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं ये कहते हुए कि वो बहुत ओल्ड हो चुके हैं. But accepted when the Prime Minister Robert Page assured him that you shall have nothing required of you. उसके बाद वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हें एश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि इसके लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा और इस सम्मान के बाद आपको किसी भी और अतिरिक्त सम्मान की आवश्यकता नहीं होगी. तो जब वो उन्हें एश्योर करते हैं तो उसके बाद वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस रिवॉर्ड को. He became the only laureate who writes no official verses. तो वो पहले एक आखिरी ऐसे लॉरिएट थे जिन्होंने कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखा. Companions. There are two generations in English romantic revival as a movement. तो रोमांटिसिज्म जो आया था यानी कि जो रोमांटिक रिवाइवल मूवमेंट था उसमें दो जनरेशंस आई थी और दो जनरेशंस में अलग अलग पोएट्स थे. सो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदे, विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस ये थे फर्स्ट जनरेशन में पोएट्स. सेकंड जनरेशन में पी.बी. शेले, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, थॉमस डी क्विंसी, विलियम हैजलिट ये सभी थे. और एक समूह था लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट नाम से, उसमें कुछ कवि थे वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, थॉमस डी क्विंसी, रॉबर्ट सदे ये सब लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के नाम से जाने जाते थे. तो कई बार इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि आपको नाम दे देते हैं, 4 ऑप्शंस दे देते हैं और उसमें से पूछ लेते हैं कि इनमें से लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स में कौन था या कौन सा सेकेंड जनरेशन पोएट था या फर्स्ट जनरेशन पोएट था रोमांटिसिज्म का. सो ये भी हमें पता होने चाहिए. लूसी पोएम्स जो है वो बहुत ही फेमस पोएम्स थी वर्ड्सवर्थ की. लूसी के बारे में ये बात कही जाती थी कि लूसी जो वर्ड्सवर्थ ने जो लूसी पोएम्स की रचना की है तो कैरोलिन मान करके की है लूसी को और कुछ लोग इसे इमेजिनरी चाइल्ड बताते थे. सो ये 5 पोएम है जो कि लूसी पोएम्स के टाइटल हैं और बहुत ही फेमस हैं. इनको हम पढ़ाएंगे भी आगे आने पर. Strange fit of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. I travelled among unknown men. 3 years she grew in sun and shower. A slumber did my spirit see. So ये 5 लूसी पोएम्स हैं. I travelled among unknown men was not included in the second edition lyrical ballads in 1800. सो ये जो इन 5 पोएम्स में से आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन वाला जो लूसी पोएम है इसको इंक्लूड नहीं किया गया था लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में. जैसा कि हम जानते हैं कि लिरिकल बैलेड्स का जो पहला एडिशन आया था वो 1798 में आया था. पहला एडिशन 1798 में आया था और दूसरा एडिशन इसका 1800 में आया था. तो जब इसका दूसरा एडिशन आया था तो आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन जो लूसी पोएम्स की एक पोएम है उसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था. कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि 5 लूसी पोएम्स में से आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कौन सी पोएम ऐसी थी जो कि लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन में इंक्लूडेड नहीं थी. मैथ्यू पोएम्स. ये भी वर्ड्सवर्थ ने कुछ पोएम्स लिखी थी जिसमें मैथ्यू एक कैरेक्टर जो है उसे डिफाइन किया था इन्होंने. इट इज अ सीरीज ऑफ पोएम्स यानी कि बहुत सी ऐसी उनकी पोएम्स की सीरीज हैं जो कंपोज की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने. रोमांटिक पोएट वर्ड्सवर्थ
दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टर मैथ्यू इन हिज पोएट्री। तो कई ऐसी पोएम्स थी, कई ऐसी उनकी पोएट्री थी जिसमें उन्होंने कैरेक्टर मैथ्यू को डिस्क्राइब किया है। इनमें से कुछ पोएम्स हैं एड्रेस टू स्कॉलर्स, द फाउंटेन, द टू अप्रैल मॉर्निंग एंड मैथ्यू। तो ये सारी पोएम्स ऐसी हैं जिसमें उन्होंने मैथ्यू के कैरेक्टर को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।